वहाँ ढूंढ रहे फिल्म इंडस्ट्री में चरस। अरे सारे नागा बाबा चरस ही चरस पीते हैं, जिनके आशीर्वाद पर ही जिंदा रहते हैं। वह पंचायत का भूमिका नहीं हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। आप पंचमत बनिए। देश में संघ का एक नेता था गोलवरकर, उसने कहा 95% देशवासियों को कंगाल बोला। बहुत बढ़िया इनाम योजना किसान के लिए भी, आड़ती के लिए भी, उपभोक्ता के लिए। तब इसने चरस पी रखी थी और गांजा पिया इसने। 2000 चलने पर भी लोग नहीं मरते हैं, पर अन्न पैदा नहीं होगा तो लोग भूख से मर जाएंगे। नमस्कार, आज हम दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर और जहां पर किसान आंदोलन का 21वां दिन चल रहा है और किसान मजबूती के साथ में डटे हुए। आज हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता जो कि हर आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, भूपेंद्र रावत जी। भूपेंद्र रावत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार जो 3 कानून लेकर आई है, आप किस तरह से देख रहे हैं इन कानूनों को? इनको पहली बात मैं कहूं कि जो जमाखोरी के लिए कानून आया है वो हमारे देश के किसान को लूटने और देश के उपभोक्ताओं को लूटने के लिए कानून आया है। दूसरा कानून जो है हमारे देश के खेती किसानी में जुटे तबके को की ज़मीन को कंपनियों के पास गिरवी रख के देश के किसानों को कंपनियों का बंधुआ मजदूर बनाने के लिए आया है। और तीसरा जो कानून है वो हमारे देश की 6,900 मंडियों की ज़मीन छीनने और जो हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है उसे समाप्त करने के लिए लाया गया है। क्या लगता है आपको कि सरकार जो 3 कानून लेकर आई है वो किसानों के कितने हित में रहेंगे और कितने उनके विरोध में हैं? किसानों के हित में। हमारा किसान दुधमुआ में कल सिंधु बॉर्डर पे था, दूध पिलाती हुई महिला बैठी हुई है सरकार के लाठी डंडा गोली और टैंक के खिलाफ, और यहाँ पर आपने देखा शहादत हुई है। लगभग 20 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। किसान 4 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे अपनी जान दे रहा है। किसानों ने तय किया हम जमीन नहीं देंगे गिरवी करने के लिए, भले जान दे देंगे। तो आप समझ लीजिएगा, क्या सच में हमारे देश का किसान इतना मूर्ख है? आप समझो, जो गंधभक्त बोलते हैं, मैं अंधभक्ति भी नहीं कहूँगा। उस व्यक्ति ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, 17 साल में घर छोड़ दिया था, उसके गंधभक्त कहते हैं वो ग्रेजुएट है। वो जिस आदमी ने हमारे देश की गलवान घाटी पर चीन का कब्जा है, उसने कहा हमारी ज़मीन किसी कब्जे में नहीं है, अक्सर चीन भी हमारे नक्शे में है। आप समझ सकती हो। जिस व्यक्ति ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करा करके पुलवामा में हमारे 40 जवानों की हत्या करवा दी हो, और जो नालायक हमारे देश के किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी और खालिस्तानी और गुंडा और ये सब बताता हो, उस आदमी को देशभक्त बताया जा रहा है। और हमारे देश को पालने वाले अन्नदाता जो देश को पालते हैं उन्हें आतंकवादी और पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। और जो हमारे देश के साथ गद्दारी करते रहे शुरू से, जिनका जन्म हुआ संघ परिवार का, उन्हें देश का वफादार बताया जा रहा है। वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश ये मान चुके हैं कि इस कानून गलत है, ये ठीक नहीं है। और मैं आ रहा था अभी, ये रास्ते मेरे किसानों ने नहीं रोक रखे। किसान अपने घरों से चल करके संसद की चौखट पर जा रहा है। भारत की सरकार ने रास्ते रोक रखे हैं। हरियाणा की सरकार ने आतंकी वारदात की है, सड़कें खुदवाई हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गाटर डलवाए, कटले तार बिछवाए और आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार छुड़वाई है। ये जो आप कह रहे हैं किसानों के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के भी खिलाफ है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जब हमारे देश में 24 मार्च को ताला लगा, कोरोना को लेकर 559 मामले थे, आपको मालूम होगा कि हमारे देश की रेल बंद, हमारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, हमारा जहाज का सिस्टम बंद और सरकार भी लोहे के पिंजरे में कैद थी, तब भी हमारा देश जिंदा रहा। इसको बचाने की भूमिका किसानों ने निभाई है। और आपको मालूम है, संगठित क्षेत्र में हमारा विकास दर -24 में चली गई, और असंगठित क्षेत्र का अगर हम जोड़ेंगे तो -50 में पहुंच चुकी है। और देश में विकास दर में भी 4.5 है इस समय विकास दर कृषि की। और एकमात्र देश को बचाने का भूमिका किसने निभाया? देश के किसानों और खेती ने। और इस नालायक सरकार ने कोरोना काल के अंदर कौन सी जरूरत थी? नालायक सरकार अध्यादेश के तहत देश में 3 काले कानून लेकर आई। क्यों लेकर आई है? हमारे देश में संघ का एक नेता था गोलवरकर, उसने कहा 95% देशवासियों को कंगाल कर दो, तब जीवन भर राज करोगे। और 95% में हमारे देश के उद्योग चौपट हो गए, रेल खत्म हो गई, बैंक नीलाम हो रहे हैं, हमारे देश का व्यापार चौपट हो गया, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई। क्या बचा हुआ है? एकमात्र बचा हुआ है हमारे देश के अंदर खेती किसानी का, और उसको खत्म करने का षड्यंत्र करने के लिए मोदी काले कानून लाया है। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के किसानों की 2-3 बड़ी जीत। एक, राजधानी दिल्ली में रंगा बिल्ला के साथ में रंगीला श्यार
जो सत्संग का ग्राउंड में जेल बना करके हमारे किसानों को वहां कैद करने का षड्यंत्र कर रहा था, अब वो हमारी भाषा पर आ गया। मैं बधाई देता हूं, दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया इन 3 काले कानून के खिलाफ। हमारे देश की बड़ी जीत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, जिसका सदस्य भारत भी है, उसने कहा भारत के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा। हमारे देश के किसानों के पक्ष में कनाडा का प्रधानमंत्री कहता है तो भारत सरकार कहती है वोट के लिए। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी तुमने संयुक्त राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस क्यों नहीं ले ली भैया? और फिर ये कहते हैं ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, गुंडे हैं, माओवादी हैं। तो तुमने एयर स्ट्राइक किया वहां, यहाँ करो, और करो एयर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के किसानों की मांग जायज है, तो एयर स्ट्राइक करो सुप्रीम कोर्ट पर मोदी और हमारे किसानों पर। अब आप समझ लीजिएगा कि देश के अन्नदाताओं को हम क्या बताया जा रहा है, आतंकवादी। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट में वो किसान नहीं है, बल्कि एक तरह से वो दिहाड़ी मजदूरी पर 500,000 रुपए पे लाए गए हैं। कौन कौन बोलता है? एक मिनट, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। कल मैं सिंगू बॉर्डर से आया, मेरी गली में लोग आग सिकाई कर रहे थे, संघ परिवार की शाखा में जाने वाला। तो उसने हमसे कहा, मैंने कहा भाई क्या खेल है? बोला साहब मजदूरी वाले हैं, उसके 2 बेटे और पति पत्नी हैं। मैंने कहा 2000 तुम्हारा बनता है 2000 रुपये रोज का, 10 दिन तुम रहो, 20,000 रुपये दूंगा तुम्हारे को, अगर तुम्हारे बाप की ताकत हो रहने की। माइनस तापमान 4 डिग्री में चला गया अभी, और मैं कहता हूँ ऐसा लगता है कि माइनस में चला गया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, 4 डिग्री तापमान में रहना, जिंदा रहना, लेकिन मैं हैरान हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, हमारे लिए सबसे बड़ा, मैं कई मरतबा जेलों में रहा हूँ। ये कंझावाला किसान आंदोलन चला, मेरे साथ ये आनंद माथुर खड़े हैं, 35 दिन डीएम ऑफिस ताला लगाया, हमने भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी सुकून की बात है, इस समय भारत में किसानों के आंदोलन की अगुवाई पंजाब के बहादुर किसान कर रहे हैं। और मैं पहली बार कहना चाहता हूँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। सच मानिए, हम ये मानते हैं जितनी मर्जी ताकत हो जाए, किसानों के 100 वापस जा रहे हैं, जिंदा किसान वापस नहीं जा रहे। गुजरात में ये गुजराती रंगा बिल्ला क्या कर रहे हैं? जो गुजरात के हजारों किसान बाहर निकले हुए हैं मैदान में, उनके बच्चों को परेशान कर, उनकी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। हमारे मित्र और हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह मुंडेट, कल शाम को 6 बजे से हाउस अरेस्ट है। कल 5 खाप के प्रधान आज आने वाले थे गाजीपुर में किसानों के समर्थन में, वो हाउस अरेस्ट कर दिए गए। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जब देश में एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुसलमानों के साथ हम खड़े हुए तो हमको शहरी नक्सली बताया गया, मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया। हमारे देश में किसानों के काले कानून के खिलाफ जब सिख सरदार खड़े हुए, हमारे देश के सरदार, तो उन्हें क्या खालिस्तानी बताया जा रहा है। और जब माओवादी जो बताते हैं हमारे को, और जब आदिवासी आते हैं उन्हें माओवादी बताते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, इनको कब समझ आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी मोहर लगा चुके हैं, यह फैसला गलत है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने जो फैसला दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। पंचायत का भूमिका नहीं हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। आप पंच मत बनिए। हमारे देश में 3 काले कानून बने हैं और इन्हें खारिज कराने के लिए पंचायत कल्याण कमेटी की जरूरत नहीं है। आप आदेश करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत सरकार को, राष्ट्रपति को भी आग्रह करें, संसद का सत्र का आयोजन किया जाए और 3 काले कानून वापस लिए जाए और नए कानून बनाने के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाए। भूपेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एनआरसी बिल वापस नहीं लिया था सरकार ने, लॉकडाउन लग गया था और लोग धरने पर से उठ गए थे, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है और 3 बिल की जो डिमांड है, बार बार किसान ये कह रहे हैं कि सरकार इसको वापस ले, जब वो बिल सरकार ने वापस नहीं लिया तो क्या लगता है आपको कि ये बिल सरकार वापस लेगी? अभी का मसला ये है, हमारे देश का किसान, जिस दिन ये बैरिकेड हटाएगी सरकार, 10 लाख किसान दिल्ली पहुंचेंगे, किसानों पर लाठी और गोली चलाएगी, 10 करोड़ किसान दिल्ली पहुंचेंगे। आप समझ लीजिएगा नीलम जी, 10 करोड़ किसान दिल्ली पहुंचेंगे। और दूसरा सवाल जो आपका है कि वापस नहीं लेगी, अगर ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो मैं आपके माध्यम से, आज 22वां दिन है हमारे किसानों का खुले आसमान के नीचे,
संघ परिवार की सरकार को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, और नई सरकार आएगी और फिर इन 3 काले कानून को खत्म करेगी, मैं दावा करता हूं आपसे। लेकिन मोदी भक्त और मोदी के जो समर्थक है वो तो ये कहते हैं कि हमें इस देश के लोगों के वोट की जरूरत ही नहीं है, ईवीएम जिंदाबाद है। इस पर क्या कहेंगे? जो आप कह रही हो, मैं आपके जो अन्न खाता है वो इन 3 काले कानून के खिलाफ है और किसानों के साथ है, और जो गंद खाता है वो मोदी और मोदी के ईवीएम और मोदी के काले कानून के साथ है, ये आप मान के चलिए। तो क्या लगता है कि जो आज 22वां दिन चल रहा है लगातार, क्योंकि अब तक 27-28 लोग हमारे इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि ये शहादत बढ़ेगी या रुकेगी या सरकार कानून वापस लेगी? मैं आपके माध्यम से बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से आपसे आग्रह करता हूं, आपके अध्यक्षता में बेंच मान चुकी है कि ये गलत कर रही है सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार पर, खट्टर सरकार पर हमारे देश के किसानों की हत्या करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दर्ज। और मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरे किसानों से भी अपील करता हूं, और मैं बल्कि मन बना रहा हूं कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। हमारे किसानों की हत्या का मुकदमा क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार पर चलना चाहिए? असंवैधानिक तरीके से बना ये कानून। पहली बात तो ये है, ये कृषि बिलों का मामला केंद्र का नहीं है। दूसरी बात, नीलम जी, हमने बहुत कानून बनवाए। मैं आपके माध्यम से एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरा किसान आज सड़क पर है, काश आपको मालूम है उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 में जो कानून बना था, 1 जनवरी से अस्तित्व में आया। 26 मई को मोदी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता है। 29 मई को पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे किसान नेता थे, उनसे सवाल किया जाता है एक पत्रकार के द्वारा, ये नए कानून का तुम्हारी सरकार क्या करेगी? उन्होंने कहा तत्काल क्रियान्वयन करेगी। और 3 जून को वो कार में बैठे थे, गाड़ी तेज चलती है, ड्राइवर ब्रेक मारता और मंत्री मर जाता है। काश हमारा किसान तब सड़क पर आता। क्या खूबसूरती उसमें, उसकी खूबसूरती बताता हूँ। हमारे देश के 100 में से 70-80% किसान अगर लिखित सहमति नहीं देंगे तो उनकी जमीन को अधिग्रहण करने की ताकत किसी सरकार के बाप की नहीं थी, 2013 के कानून में है। 2, जमीन का कीमत बढ़ता रहता है स्वाभाविक तौर पर। अगर आपने जमीन का अधिग्रहण कर दिया और 5 साल में उसका उपयोग नहीं किया तो अधिग्रहण स्वाभाविक तौर पर धारा 24(2) के तहत रद्द हो जाएगा। 2, 3, हमारा देश खाद्यान्न संकट न जूझे, क्योंकि अब आपको समझना पड़ेगा कि उद्योग से, व्यापार से, रेल से, जहाज से ना चलने पर भी लोग नहीं मरते हैं, पर अन्न पैदा नहीं होगा तो लोग भूख से मर जाएंगे। हमारा देश खाद्यान्न संकट में ना जाए, इसलिए बहुफसली खेती और सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध था। 3, और चौथी बात, हमारे देश में जमीन के अधिग्रहण के बाद जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे समाज पर, वो दुष्प्रभाव का निदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, तब अधिग्रहण किया जाएगा। 4 खूबसूरती। और 5वीं बात, खेती पर जो काम करते खेती हर मजदूर, उनको एक व्यक्ति को, परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का। पर मोदी ने कहा हमको देश को खाद्यान्न संकट में झोंकना है, किसान की इच्छा के बगैर जमीन छीननी है, पुनर्वास का हमको व्यवस्था नहीं करनी है, और हमको 55 साल में जमीन का अधिग्रहण रद्द नहीं करना है, और खेती हर मजदूर को 5 लाख रुपए नहीं देना है। उसको रद्द करने के लिए पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या करवाई और फिर 3 बार अध्यादेश जारी किया, जिसके खिलाफ हम डटे। काश इतनी ताकत से अगर मेरे किसान आगे होते तो नए काले कानून आते, न नोटबंदी करके कौन लगा कतार में? नोटबंदी में हमारा किसान और मजदूर लगा, अदानी अंबानी नहीं लगा, और अदानी अंबानी नहीं लगा, हमारे 200 किसान मजदूरों की जान गई। हमारे देश में 3,60,000 उद्योगों पर ताले लग गए। हमारे देश में टैक्स पद्धति बदल करके हमारा व्यापार उद्योग चौपट कर दिया। हमारे देश में कोरोना आया 30 जनवरी को, और 24 मार्च तक 559 मामले थे, जहाज भी चल रहे थे, उद्योग व्यापार चल रहा था, और ताला लगाया। सीरो सर्वे के मुताबिक अकेले दिल्ली में 66 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ, कोरोना से डरने की बात नहीं है, कोरोना से कोई मरता नहीं है, मैं कोरोना को भय नहीं मानता हूँ, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि आपने ताला लगा करके हमारे देश में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और चौथी बात, कोरोना काल के अंदर ये 3 काले कानून लाए, ये सब नहीं आते। मैं आपके माध्यम से एक बड़ी अपील करता हूं मेरे देश के किसानों से कि 2013 के कानून को बदली करने वालों को निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे किसानों को खट्टर सरकार ने नहीं गुजरने दिया, तो 6 लाख से ज़्यादा हमारे गाँव हैं किसानों के।
इनके बाप की ताकत नहीं है। गांव में प्रवेश कर जाए, भाजपाइयों को लोग जूतों से मारेंगे, गारंटी जूतों से। भूपेंद्र जी एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। आज हम देख रहे हैं कि देश में हर तरह का रोजगार चल रहा है, लोग सड़कों पर है, अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आज शिक्षा औंधे मुंह पड़ी है, तो इस पर क्या कहना है? क्या चीज औंधे मुंह नहीं है? क्या चीज औंधे मुंह नहीं है? हमारा देश विकास दर में, रसातल में, गरीबी के मामले में हम बांग्लादेश नेपाल से नीचे चले गए। रुपए की कीमत और प्रधानमंत्री की झूठ बोलने की मर्यादा इतनी गिर चुकी है कि मैं कहता हूं अगर हम खोदने चाहें तो 1000 फीट नीचे तक भी मर्यादा जा चुकी है मोदी की और रुपए की कीमत की। हमारे देश का रेल 14,445 रेल रोज चलती थी। जब ये चाय बेचता था कि नहीं मुझे नहीं पता, पर चाय बेचता था तब रेल चलती थी। 14,445 रेल में से बमुश्किल 250 रेल चल रही है। 15,90,000 हॉकर्स जो स्टेशनों पर कारोबार करते हैं वो भुखमरी के कगार पर हैं। बोझ उठाने वाले, उनको रेल तक पहुंचाने, घर पहुंचाने वाले, हमारा वो सब चौपट हो गया। होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई, 5,000 करोड़ का नुकसान में है। तो होटल इंडस्ट्री खत्म हो गए, रेलवे खत्म हो गया, उद्योग खत्म हो गया, बाजार खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, एकमात्र बचा हुआ कृषि। और उसको खत्म करने के लिए ये हमारे देश के गद्दार, चीन के वफादार और उसके क्या कहते हैं अंग्रेजों के मुखबिरों की जो संघ परिवार है, उनके बाप की ताकत नहीं है हमारे देश के जवान किसानों की जमीन को गिरवी रख दे। हमारा देश का किसान देश को पालता है और इनका बेटा, किसानों का बेटा सीमा पर जवान खड़ा होकर देश की हिफाजत करता है। हमको इन दलालों की जरूरत नहीं है बीच में। असली दलाल ये हैं हमारे देश के आड़ती नहीं। मैं आपके माध्यम से एक और बताता हूँ। नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2016 को एक योजना लाया, उसका नाम है ई-नाम योजना। उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और तब मोदी बोला बहुत बढ़िया ई-नाम योजना, किसान के लिए भी, आड़ती के लिए भी, उपभोक्ता के लिए। तब इसने चरस पी रखी थी और गांजा पिया इसने 2020 में। इसने कहा ई-नाम योजना बेकार है, मंडी व्यवस्था बेकार है, मंडी में दलाल होते हैं, बिचौलिया होते हैं। तो इसको पूछो ये अदानी अमर तेरे जीजा लगते हैं क्या? अरे तेरे जीजा लगते हैं, हमारे साले हैं क्या? हमारे साले लगते हैं क्या? अब समझ लीजिएगा कि इस आदमी को सोचना पड़ेगा। हम सबको, हमारी याददाश्त बहुत तेज है। ये कभी गांजा पीता तो कुछ और बोलता है, चरस पीता तो कुछ और बोलता है, और फिर वहां ढूंढ रहे फिल्म इंडस्ट्री में चरस। अरे सारे नागा बाबा चरस ही चरस पीते हैं, जिनके आशीर्वाद पर ही जिंदा रहते हैं। वह अखाड़ा परिषद वाला, अब समझो पहले जो वो क्या है, वो कंगना बजाने वाले कई कईयों के पक्ष में जो खड़े होते हैं, वो सब चरसी गंजेड़ी। मैं बताऊं चरस और गांजा का धंधा कौन करता है? ये सबसे ज़्यादा स्मगलिंग का धंधा ये करते संघ परिवार के लोग, इन्हीं के गुर्गे हैं वो। लेकिन उनको नहीं पकड़ेंगे। वो ढूंढ रहे 5 ग्राम गांजा कहाँ है, 10 ग्राम गांजा कहाँ है। फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र जो देश में किसान मजदूरों के लिए, आदिवासी मछुआरे, महिलाओं के अधिकार के लिए खड़े होते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। हमारे देश और दुनिया को पालने वाले किसानों को आतंकवादी, गुंडा और पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया। हमारे देश में जो आदिवासी लड़ाई लड़ते हैं उन्हें माओवादी बता देते हैं। हम शहर में लड़े इनके लिए, हम किसान मजदूर की बात करें, गरीबों की बात करते हैं तो हमें अर्बन नक्सली कह देते हैं। दलित अगर अपने आंदोलन के लिए लड़ते हैं तो आपको पता है बड़े बड़े चिंतक हैं। अभी वो भीमा कोरे गांव के मामले में प्रबुद्ध लोगों को जेल में डाला हुआ है। तो इनकी नस्ल को समझना पड़ेगा, इनकी कैसी राष्ट्रभक्ति है हमको समझ नहीं आई, पर देश को अब समझ आ चुकी है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, हमारे देश में जो लोग अन्न खाते हैं वो किसान और किसान आंदोलन के साथ हैं, 3 काले बिल के खिलाफ है। जो गंद खाते हैं वो मोदी के काले कानून और मोदी के साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। तो देखिए भूपेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से सरकार लगातार ऐसे कानून लेकर आई है कि जो कि जन विरोधी है, लेकिन यहाँ पर किसानों की एक ही मांग है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, किसान सड़कों से नहीं